सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आज की ताज़ा खबर के इस एपिसोड में मैं श्रुति खोपड़े आप सबका स्वागत करती हूँ। तो चलिए फिर शुरू करते हैं ग्लोबल इकोनॉमी के न्यूज़ के साथ। तो जैसे कि हम सबको पता ही है, कल यूएस के फेड रेट में कट हुआ है। सो उसके बाद ही स्टॉक मार्केट जब ओपन हुआ तो ऑल टाइम हाई पे सारे इंडेक्सेस थे। S&P 500 ऑलमोस्ट 0.6% अप था, नास्डैक भी 1 to 2% अप था, एंड डो जोन्स ने भी उसमें भी ऑलमोस्ट 170 पॉइंट्स की एडिशन हुई थी। तो ऑल टाइम हाई पे ये सारे इंडेक्स थे। इसमें मेजरली इंटेल का जो स्टॉक है वो 26% प्लस पे ओपन हुआ था बिकॉज ऑफ एनवीडिया का अनाउंसमेंट, जिसमें इंटेल एंड एनवीडिया दोनों मिलके $5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं टू को डेवलप डेटा सेंटर एंड पीसी रिलेटेड प्रोडक्ट्स। प्लस जो 25 बेसिस पॉइंट का यहाँ पे जो रेट कट हुआ है फेड की तरफ से, तो उसकी ही वजह से ये ओवरऑल मार्केट में पॉजिटिविटी है, बिकॉज इट इज़ एक्सपेक्टेड कि दो और रेट कट्स 2025 में हो सकते हैं, एंड 2026 में भी एक रेट कट एक्सपेक्टेड है इन केस ऑफ यूएस इकोनॉमी, अगर हम कहें तो। मिस्टर पॉवेल इन्होंने यही कहा है, एक प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट मूव था फेड के लिए टू हैव दिस 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट। उसके बाद न्यूज़ है फ्रॉम चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफ इंडिया। तो उन्होंने एक स्टेटमेंट यहाँ पे दिया था कि जो 25% का पीनल ड्यूटी यूएस ने इंडिया पे लगाया है, तो इट इज़ एक्सपेक्टेड कि आगे जाके कुछ 2-3 मंथ्स में मे बी ये ड्यूटी निकल सकता है। सो करेंटली अगस्त से यूएस ने यहाँ पे 25% का एडिशनल पीनल टैरिफ यहाँ पे लगाया है इंडिया पे। तो वो जल्दी ही विड्रॉ होगा, ऐसे यहाँ पे इन्होंने एक काइंड ऑफ एक्सपेक्टेशन बोली है। जो रेसिप्रोकल ड्यूटी है विच इज ऑल्सो 25%, वो भी रिड्यूस हो सकती है टू 10 to 15% का बैंड ओवरऑल। जो इंडिया यूएस के टैरिफ के डिस्प्यूट चल रहे हैं बिकॉज ऑफ इंडिया इज गेटिंग ऑयल फ्रॉम रशिया, तो उसकी वजह से ये एडिशनल टैरिफ था। तो ऐसा ही इन्होंने कमेंट्री दिया है कि ये जो डिस्प्यूट है वो मे बी नेक्स्ट 8 to 10 वीक्स में रिजॉल्व हो सकता है, एंड दिस इज कमिंग फ्रॉम हिम बिकॉज कंटिन्यूसली जो नेगोशिएटर्स है, इंडिया के जो चीफ ट्रेड नेगोशिएटर है मिस्टर राजेश अग्रवाल, एंड यूएस के जो ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव है ब्रैंडन लिंच, इनके बीच में मीटिंग्स चल रही है, एंड इट इज एक्सपेक्टेड कि बिकॉज ऑफ दिस रिमूवल ऑफ दिस टैरिफ, जो एडिशनल टैरिफ है, तो उसकी वजह से जो एक्सपोर्टर्स है मेनली इन केस ऑफ टेक्सटाइल एंड इंजीनियरिंग गुड्स, उनमें थोड़ा सा एक रिलीफ हो सकता है। दो कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है, इट इज स्टिल अवेटेड, बट येस मे बी नवंबर तक कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आ सकती है बिटवीन यूएस एंड इंडिया का ट्रेड डील। नेक्स्ट इज न्यूज़ फ्रॉम यूके। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने यहाँ पे जो रेट्स है वो स्टेडी रखे हैं टू 4%, विच इज अनचेंज्ड इन सितंबर का जो मीटिंग था उसमें। फर्दर मे बी 2025 में आगे जाके रेट कट हो सकता है, बट अभी के लिए तो भी रेट्स आर अनचेंज्ड एट 4%। जो वोट स्प्लिट था वो 7:2 था, जिसमें 2 मेंबर्स व सपोर्टिंग 25 बेसिस का रेट कट। दो यूके की अगर इकोनॉमी का इन्फ्लेशन हम देखें तो अगस्त में इट इज़ रिपोर्टेड अराउंड 3.8%, एंड इट इज वो स्टैग्नेंट लेवल पे है अभी भी, जो सितंबर में मे बी पीक लेवल पे जा सकता है टू 4% बिफोर ईजिंग इन 2026। पे ग्रोथ जो है लेबर मार्केट का वो हाई है, बट स्लोइंग ट्रेंड इन केस ऑफ दैट इज विजिबल। ऑल्सो जो सर्विस इन्फ्लेशन है वो भी अभी ब्रॉडली फ्लैटिश ही है इन केस ऑफ यूके इकोनॉमी। दो इकोनॉमी का ओवरऑल ग्रोथ एक 0% पे था इन जुलाई, विच इज सिग्नलिंग काइंड ऑफ अ स्लो डाउन। अलॉन्ग साइड जो जॉब मार्केट भी है वो भी थोड़ा सा कूल डाउन हुआ है वो इकोनॉमी में। यहाँ पे जो यूके का बैंक है उन्होंने क्वांटिटेटिव टाइटनिंग पेस जो है रिड्यूस किया है फ्रॉम 100 बिलियन यूरो टू 70 बिलियन फॉर नेक्स्ट ईयर, जिसमें जो गिल्ट एज्ड सिक्योरिटीज है ऑफ ऑलमोस्ट 21 बिलियन यूरो और जो बॉन्ड्स इशू किए हैं यूके गवर्नमेंट ने, वो सेल होगा, एंड दिस विल रिड्यूस ओवरऑल मनी फ्लो जो है यूके की इकोनॉमी में, एंड जिसकी वजह से मे बी आगे जाके ये थोड़ा सा इन्फ्लेशन जो है वो कूल डाउन हो सकता है। दो ये बॉन्ड सेल में यूके की बैंक को लॉसेस होने वाले हैं,
सो बैंक ऑफ इंग्लैंड को लॉसेस होने वाले हैं ऑफ ऑलमोस्ट 104 बिलियन यूरो, विच इज बैक्ड बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। सो नवंबर 6 में नेक्स्ट मीटिंग होगी बैंक ऑफ इंग्लैंड, जो एग्जैक्टली नवंबर 26 में जो ऑटम का बजट होने वाला है उसके थोड़ी पहले ही है, जिसमें इट इज एक्सपेक्टेड कि मे बी टैक्स रेट के हाइक्स अनाउंस होंगे टू रिड्यूस द लिक्विडिटी मोड। बट येस, तब तक के लिए तो रेट कट्स यहाँ पे नहीं किए हैं बैंक ऑफ इंग्लैंड ने, रेट इज अगेन स्टेडी। नेक्स्ट अभी आते हैं इंडियन इकोनॉमी के न्यूज़ पर। सो इंडिया एंड यूएई रिलेटेड यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। सो दोनों कंट्रीज टारगेट कर रही है टू डबल नॉन ऑयल ट्रेड टू ऑलमोस्ट $100 बिलियन इन नेक्स्ट 3 to 4 years। करेंटली जो इंडिया एंड यूएई के बीच में ट्रेड हो रहे हैं, इट इज़ अराउंड $50 to $55 बिलियन। ये इनको डबल करने का यहाँ पे दोनों कंट्रीज में डिस्कशन चल रहा है इन नेक्स्ट 3 to 4 years। सो मेनली ये डिसीजन हुआ है इन 13th इंडिया यूएई हाई लेवल जॉइंट टास्क फोर्स ऑन इन्वेस्टमेंट, विच इज को चेयर्ड बाय मिस्टर पीयूष गोयल। एंड जो plan है to collaborate investment in Africa and GCC across sectors like infrastructure using UAE का capital and India का talent। discussions जो थे इसमें included थे to expand cooperation in maritime, defense, aerospace and other sectors। plus जो पीयूष गोयल है वो लीड कर रहे हैं मेनली ये टास्क फोर्स, जिसमें 70 मेंबर इंडियन बिजनेस डेलीगेशंस है। तो वी हैव टू सी आगे जाके इसमें और क्या इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं। अभी आते हैं स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ पे। तो अदानी ग्रुप के लिए एक सेबी की तरफ से इंटरेस्टिंग न्यूज़ है। लाइक सेबी ने एक क्लीन चिट दी है टू अदानी ग्रुप इन केस ऑफ हिंडनबर्ग का जो केस था। सो सेबी हैज़ क्लियर्ड अदानी ग्रुप एंड चेयरमैन मिस्टर गौतम अदानी, जो भी एलिगेशंस किए थे बाय यूएस बेस्ड हिंडनबर्ग रिसर्च। जो हम सबको पता है कि ऑलमोस्ट जैन 2021 में हिंडनबर्ग के रिपोर्ट ने यहाँ पे सजेस्ट किया था कि अदानी, मिस्टर अदानी जो है या फिर अदानी ग्रुप जो है, उन्होंने यूज़ किए हैं कुछ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस की है। तो उसके ही रिलेटेड यहाँ पे जो उन्होंने हिंडनबर्ग ने बोला था कि दे हैव alleged funds were routed through 3 firms, IDCorp Enterprises, Milestone TradeLink, Rehvar Infrastructure to conceal related party transaction। सेबी ने ये बोला है कि 2 सेपरेट ऑर्डर्स में कि उनको कोई वायोलेशन नहीं मिला है। ऑल्सो दे हैव नोटेड दैट ट्रांजेक्शन्स जो उन्होंने किए हैं वो रिलेटेड पार्टी करके क्लासीफाई नहीं हो रहे हैं। एंड ऑल्सो सेबी हैज ऑब्जर्व दैट कि जो भी लोन्स थे रिलेटेड टू दोज ट्रांजेक्शन्स वो कंप्लीटली रीपे किए हैं अदानी ग्रुप में विद इंटरेस्ट। एंड कोई भी फ्रॉड रिलेटेड यहाँ पे उनको एविडेंसेस नहीं मिले हैं। सो सेबी के ये डिसीजन के बाद अदानी ग्रुप को एक क्लीन चिट मिल गई है। एंड इट हैज़ अगेन प्रोवाइडेड एन अश्योरेंस टू द इन्वेस्टर्स जो भी इन्वेस्टेड है इन दिस ग्रुप। नेक्स्ट इज न्यूज़ बिटवीन अंबुजा सीमेंट एंड JSW। सो अंबुजा सीमेंट ने यहाँ पे एक केस फाइल किया है, लॉसूट अगेंस्ट JSW सीमेंट इन दिल्ली हाई कोर्ट, मेनली फॉर द ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट। सो यहाँ पे अंबुजा ने ये क्लेम किया है कि JSW का जो जल कवच सीमेंट करके जो ब्रांड है, मेनली वाटर रेपेलेंट सीमेंट सॉल्यूशन के लिए ये प्रोडक्ट है, तो वो इन्फ्रिंजमेंट कर रहा है फॉर अंबुजा का जो ट्रेडमार्क है कवच करके। मेनली यहाँ पे इन्होंने केस फाइल किए है इन दिल्ली हाई कोर्ट, जो दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस मनप्रीत प्रीतम सिंह अरोरा है। इन्होंने समन इशू किया है टू JSW सीमेंट एंड JSW IP होल्डिंग्स। ऑल्सो ये केस मेडिएशन को रेफर किया गया है, तो जिसका हियरिंग होगा October 15 को, अगर कोई सेटलमेंट तब तक नहीं हुआ तो। अंबुजा यहाँ पे मेनली कंपनी ने डिमांड किया है फॉर परमानेंट विड्रॉल ऑफ JSW's ट्रेडमार्क एप्लीकेशन एंड ऑल्सो सम डैमेजेस के रिलेटेड चार्जेस। एंड अंबुजा का जो ट्रेडमार्क है कवच वो रजिस्टर हुआ था इन 2019 एंड कंपनी यूज कर रही है उसे सिंस 2020। ऑल्सो
कंपनी के पास जो वाटर शील्ड वाला जो मार्क है जो वो प्रोडक्ट पे है वो भी अंबुजा ही ओन करता है। जेएसडब्ल्यू ने सिमिलर प्रोडक्ट जो है उनका उसके लिए अप्लाई किया था, जिसका नाम इन्होंने रखा था ट्रेडमार्क में जल कवच करके। एंड इसका ट्रेडमार्क के लिए उन्होंने अप्लाई किया था इन मई 2025 एंड उन्होंने ये प्रोडक्ट लॉन्च भी किया था इन वेस्ट बंगाल एंड बिहार। वाटर रेपेलेंट सीमेंट प्रोडक्ट्स है ये। एंड अंबुजा यहाँ पे यही बोल रहा है कि जो कवच करके जो उनका ब्रांड है विच इज अ डिस्टिंक्टिव ब्रांड एलिमेंट, बट बस उसको जल करके प्रीफिक्स यहाँ पे डाल के जेएसडब्ल्यू ने खुद का यहाँ पे जो ब्रांड लॉन्च किया है, तो उसकी वजह से कंफ्यूजिंग हो सकता है बिकॉज काइंड ऑफ अ सिमिलर नेम्स है दोनों प्रोडक्ट्स के। एंड जेएसडब्ल्यू की अगर बात करें तो जल कवच एंड वाटर गार्ड ये दो ब्रांड्स है उन्होंने प्रमोट किया है एज अ मॉइस्चर वॉरियर प्रोडक्ट्स एंड विद टर्बोजेल टेक्नोलॉजी जो प्रोटेक्शन देता है मेनली इन केस ऑफ बेसमेंट एंड रूफ्स। तो ये डिस्प्यूट अभी अगेन एक राइजिंग कंपटीशन जो है वही रिफ्लेक्ट कर रहा है इन केस ऑफ इंडिया सीमेंट इंडस्ट्री। अप्रॉक्स जो ओवरऑल इंडस्ट्री की मैं बात करूँ तो 668 MTPA की कैपेसिटी है, तो स्पेशली इन केस ऑफ वाटर रेजिस्टेंट सेगमेंट। एंड अंबुजा उसमें 30% शेयर ऑलरेडी क्लेम करता है इन केस ऑफ सीमेंट इंडस्ट्री फॉर होम एंड इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड प्रोडक्ट्स, जिसमें जेएसडब्ल्यू का शेयर है 5 to 6% ओनली। सो वी हैव टू सी अभी इस पे आगे क्या होता है, बट येस एक कटथ्रोट कॉम्पिटिशन काइंड ऑफ सीमेंट इंडस्ट्री में चालू तो हुआ है विच वी कैन सी फ्रॉम दिस। देन नेक्स्ट इज द न्यूज ऑफ ऑल IT स्टॉक्स मेनली बिकॉज ऑफ द 25 बेसिस का रेट कट जो फेड ने किया था, तो उसकी वजह से IT स्टॉक्स यहाँ पे कल राइज हुए थे अप टू 3%। इन्फोसिस, LTI, माइंडट्री, विप्रो इस जैसी कंपनी जिनका मेजर एक्सपोजर US क्लाइंट से है। सो जब रेट कट होगा तो उसकी वजह से जो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग है वो US क्लाइंट्स की तरफ से बढ़ सकती है, जो डायरेक्टली ये कंपनीज के रेवेन्यूज को इम्पैक्ट करती है। सो इट इज़ अ पॉजिटिव न्यूज़ फॉर द IT कंपनीज, जिसकी वजह से कल निफ्टी इंडेक्स जो है वो ओवरऑल 1.5% से बढ़ा था। नेक्स्ट इज न्यूज़ रिलेटेड टू डेटा सेंटर। सो data center in India is projected to become second largest power purchaser as in APAC region as per S&P Global का रिपोर्ट। सो बेसिकली जो इंडिया का डेटा सेंटर मार्केट है वो सेकेंड लार्जेस्ट इलेक्ट्रिसिटी मार्केट बन जाएगा कंजम्पशन के हिसाब से बाय 2030, सरपासिंग ऑस्ट्रेलिया एंड जापान। डेटा सेंटर को बहुत ज़्यादा पावर लगती है, तो जिसकी वजह से जो डिमांड है फॉर दैट इंक्रीज हो जाएगी टू 57 टेरावाट आवर्स, मतलब ट्रिलियन वैट आवर्स इन बाय 2030, जो अभी 13 TWH मतलब 13 टेरावाट आवर है इन 2024, विच इज़ अ 28% एनुअल एवरेज इंक्रीज। बेसिकली मेजरली डेटा सेंटर्स में बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी लगती है जिसकी वजह से ये डिमांड 5 टाइम्स होने वाली है। ऑल्सो शेयर ऑफ नेशनल इलेक्ट्रिसिटी यूज बाय डेटा सेंटर्स भी ट्रिपल होगा, जो अभी 2024 में 0.84% था टोटल इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन का, जो आगे बढ़ के 2.6% होने वाला है इन 2030। ओवरऑल इंडिया का जो AI मिशन है उसके अंडर 34,300 के अप्रॉक्स GPUs एलोकेट होने वाले हैं, जो अगर एक बार फुल्ली इंस्टॉल हो जाएंगे तो it will add a additional demand of 2 TWH 2 टेरावाट आवर in 2025, तो जो अप्रॉक्स 10% है ओवरऑल डोमेस्टिक डिमांड के। ऑल्सो इंडिया विल नीड 15 to 30 गीगावाट का एक्स्ट्रा पावर फॉर डेटा सेंटर, जिसका 10% प्लान है थ्रू रिन्यूएबल कैपेसिटी एडिशन एंड बिकॉज ऑफ बहुत सारे रिन्यूएबल पोटेंशियल रिसोर्सेज भी है एंड ऑल्सो बैटरी स्टोरेज की प्राइजेस भी अभी कम हो रही है, जिसकी वजह से इंटीग्रेशन जो है ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में इजी हो रहा है फॉर मोस्ट ऑफ द ऑपरेटर्स जो है डेटा सेंटर के। वो 100% रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट कर रहे हैं। अगर इन केस ऑफ AWS मतलब AWS के केस में देखें तो 2030 तक उनका टारगेट है कि सारे रिन्यूएबल एनर्जी के रिसोर्सेज के यूज से ही इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे जनरेट होगी। ऑल्सो नेक्स्ट जेन इज सेइंग बाय 2025, ST टेलीमीडिया जो है वो भी बोल रहा है कि बाय 2026 दे विल यूज 100% रिन्यूएबल एनर्जी।
सो ओवरऑल एक मेजर डिमांड आने वाली है। अल्सो अगर हम पिछले कुछ 2 साल का ट्रेंड देखें तो $32 बिलियन का इन्वेस्टमेंट इंडिया में हुआ है इन केस ऑफ डेटा सेंटर विथ हाफ कैपेसिटी, विथ हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स डन बाय इंडियन फर्म्स, जिसके एंड कुछ बाकी कंट्रीज जैसे जापान, सिंगापुर, यूएस के की प्लेयर्स ने भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स किए। ऑल्सो कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स जैसे महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, दे आर ड्राइविंग सब्सिडीज एंड इंसेंटिव्स विच इज मेकिंग इट श्योर कि ये जो प्रोजेक्ट्स है वो आगे बढ़ के और ऐसे ही बढ़ते रहे। एंड टुगेदर ये तीनों स्टेट में ही 70% जो इंडिया का कैपेसिटी है पावर जनरेशन का वो है। सो दीज आर द की स्टेट्स इन केस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, ये भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट इज न्यूज रिलेटेड टू सेबी एंड आरईआईटी का जो उन्होंने अभी टैग इक्विटी का टैग के लिए परमिशन दिया है। सो बेसिकली इंडिया का जो आरईआईटी मार्केट है वो वैल्यूड है अंडर $20 बिलियन, जो पोटेंशियली डबल हो सकता है इन नेक्स्ट कमिंग ईयर्स एज पर मॉर्गन स्टैनलीज रिपोर्ट। एंड ऑल्सो उनके एक जो की मेंबर है उन्होंने कमेंट्री ये दी है। बेसिकली इट इज़ मेनली ड्यू टू सेबी ने जो रिक्लासिफिकेशन किया है आरईआईटीज का एज इक्विटी, इट इज़ सीन एज अ गुड मूव। एंड ये इक्विटी के क्लासिफिकेशन की वजह से बहुत सारे इंडेक्स फंड, ईटीएफ्स या फिर जो पैसिव इन्वेस्टर्स है वो जो लिस्टेड आरईआईटीज है उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं वाया दिस। एंड ऑलरेडी कुछ आरईआईटीज यहाँ पे लिस्टेड भी है ऑलरेडी एज अ कंपनी, जैसे माइंड स्पेस करके एक है, जो अगर हम उस रिटर्न्स के टर्म्स में बात करें तो पिछले एक साल में ऑलमोस्ट 36% रिटर्न उन्होंने ये स्टॉक ने दिया है। बट इससे क्या होगा कि जो अभी पैसिव इन्वेस्टर्स भी है जिनको पैसिव फंड्स में इन्वेस्ट करना है वो भी आगे जाके आरईआईटीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस टैग चेंज डन बाय सेबी। एंड आरईआईटीज के बेनिफिट्स क्या है, तो क्वार्टरली डिविडेंड्स मिलते हैं, इन्फ्लेशन हेज होता है, प्लस प्रोफेशनली मैनेज्ड है एंड उसमें ट्रांसपेरेंसी एंड कंप्लायंस भी अच्छा होता है, प्लस स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स तो जैसे माइंड स्पेस का एग्जांपल देखे तो दे ही रही है। तो इट इज़ काइंड ऑफ अ बेटर देन होल्डिंग अ डायरेक्ट रियल एस्टेट, ऐसा भी इन्होंने कहा है इन दिस स्टेटमेंट। एंड आगे जाके ओवरऑल जो रियल एस्टेट मार्केट है उसमें ही स्ट्रॉन्ग यहाँ पे पॉइंट्स दिख रहे हैं। ग्रोथ एक स्ट्रॉन्गर लेवल पे रह सकती है। तो अगर मैं पिछले कुछ 5-6 साल की यहाँ पे बात करूँ तो आरईआईटीज ने यहाँ पे अच्छा खासा एक रिजिलियंस परफॉर्मेंस दिखाया है सिंस देयर लॉन्च। ऑल्सो कोविड एंड जो अदर ग्लोबल अनसर्टेनिटीज थी उसमें भी अच्छे खासे रिटर्न्स यहाँ पे डिलीवर किए हैं। एंड इट इज एक्सपेक्टेड कि इंडिया में आगे जाके कमर्शियल रियल एस्टेट की डिमांड बहुत स्ट्रांग होने वाली है। अभी के नंबर्स के हिसाब से जो नेट लीजिंग है उसमें 28% का ग्रोथ हुआ है, ग्रॉस लीजिंग में भी 18% का ग्रोथ हुआ है इन लास्ट 6 मंथ्स। एंड कंसिस्टेंटली 7-8 क्वार्टर से नंबर्स बहुत पॉजिटिव आ रहे हैं। सो इट इज एक्सपेक्टेड कि इंफ्रास्ट्रक्चर का जो सेक्टर है उसमें ही एक ग्रीन शूट्स यहाँ पे दिख रहे हैं। मे बी दिस सेक्टर विल डू गुड। एंड सेबी का जो ये क्लासिफिकेशन का चेंजेस है जिसमें सेबी ने इसको इक्विटी करके अभी टैग किया है तो इट इज गुड फॉर द इन्वेस्टर्स एंड एक पॉजिटिव थिंग फॉर द आरईआईटीज। सो आज के लिए बस इतना ही। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की ताज़ा खबर का ये कवर कैसे लगा। एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड। थैंक यू सो मच।